नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक जेएस का नया प्रैक्टिस सेट लेके। और ये जो हमारा आज प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ये 4th प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट जीएस के पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। ठीक है, तो हड़प्पा में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, किसका विशाल स्नानागार का साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, किस सभ्यता के नाम से, तो इसको सिंधु सभ्यता के नाम से और जाना जाता है। किस नाम से, सिंधु सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को और जाना जाता है। अगर यही बात की जाए कि लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, हाँ ऑप्शन है हमारे पास लोथल, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो देख लीजिए। लोथल से आपको एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। दूसरा, धान यानी चावल और धान की भूसी कहां से प्राप्त हुई है, लोथल से। ठीक है, तो इसका हमारा जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही जवाब होगा, यानी मोहनजोदारो। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था दोस्तों, तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था, तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण, यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला तो यही होगा कि कहां पे दिया था उपदेश, तो सारनाथ में दिया था सबसे ज्यादा उपदेश। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए गए, तो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गए वो दिए गए श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए गए, तो वो श्रावस्ती में दिए गए। क्लियर। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है, ये हमारा आगे प्रश्न है। तो कविराज किसे कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, कविराज कहा जाता था। देख लीजिए, मैं बता देता हूं थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, कविराज। समुद्रगुप्त क्या था, एक महान योद्धा। ये एक महान योद्धा था, महान कवि था। कौन, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन होता कौन है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध न हारा उसे क्या कहा जाता है, नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। दूसरा, आपसे अगर पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो देख लीजिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। क्लियर। आगे, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हुई। ये पूछा गया कि साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई।
ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, विट्ठल भाई पटेल, बाल, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी है बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और 1928 1928 की अगर हम बात करें तो 1928 में लाहौर में, कहां पे, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। जहां पुलिस ने उनके ऊपर क्या किया, लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय के सिर में गहरी चोटें आई, उसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कहां पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। किसके दौरान हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान। ठीक है, लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से। किस नाम से, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। ये हमारा जो फर्स्ट शायद सेकंड प्रैक्टिस सेट था, हमने उसमें इसे कवर किया था गोलमेज सम्मेलन को, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यानी साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया सॉरी 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए भी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके लिए, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, 3, पहला 1930, 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। किसने, महात्मा गांधी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, और तीनों सम्मेलनों में भाग किसने लिया था, बी आर अंबेडकर के द्वारा तीनों सम्मेलनों में भाग लिया गया था। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, उनके द्वारा भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। क्लियर, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा रामायण या महाभारत से लिया जाता है। ऑप्शन हैं आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी कथकली और ऑप्शन नंबर डी है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो इसमें से आपका जो कौन सा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि रामायण और महाभारत का जो लिया गया है भाव वो किस में लिया गया है, तो वो कथकली में लिया गया है। और दोस्तों कथकली जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है, केरल का। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का नृत्य है ये, तमिलनाडु का। और हम बात करें किसकी, मोहिनी अट्टम, हम किसकी बात करें, मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन नंबर डी है बुक्का प्रथम। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा
विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो कृष्ण देवराय था ये कहां से था, ये विजयनगर साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य से था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। तो इसकी स्थापना की थी हरिहर फर्स्ट और दूसरा बुक्का फर्स्ट। ये दो भाई थे, इन दोनों भाई ने मिलके क्या किया था, स्थापना की थी किसकी, विजयनगर की। क्लियर। आगे देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन नंबर 1 लूनी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी व्यास। इसमें पूछा गया कि भारतीय मरुस्थल की नदी कौन सी है, तो इसका आपका एकदम सही जो जवाब होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि लूनी जो है वह भारतीय मरुस्थल की क्या है, एक नदी है। लूनी नदी क्या है, भारतीय मरुस्थल की एक नदी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये पूछा गया है कि नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी और ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। तो कौन सी नदी पे हुआ है नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण, तो देख लीजिए नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी पे कहां पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में। कहां पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में। किसका निर्माण हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पे। ठीक है, आगे, समुद्र तल से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि समुद्र तल से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है अल्पाश पर्वत और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पायरनीज पर्वत। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, हिमालय। यानी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, हिमालय, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर। ऊंचाई इसकी कितनी है 8,850 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, किसकी, हिमालय की। आगे, आगे देखिएगा, पूर्ण लागत की कीमत, प्रश्न है हमारा, पूर्ण लागत की कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत का निर्धारित की जाती है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, औसत लागत में जोड़कर, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास उत्पादन की कुल लागत द्वारा, उत्पादन की कुल लागत द्वारा क्या किया जाता है, पूर्ण लागत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम आपका सही जवाब होगा। यानी सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर, सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर पूर्ण लागत कीमत का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, पूर्ण लागत निर्धारण के अधीन कीमत निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन कीमत निर्धारित की जाती है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 उपभोग के स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी कीमत की स्थिरता पर, ऑप्शन नंबर सी निवेश के स्तर पर और ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या पर। ठीक है, फिर मैं प्रश्न रिपीट करता हूं आपके सामने, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है ऑप्शन नंबर 1 उपभोग के स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी कीमत के स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी निवेश के स्तर पर और ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या वृद्धि पर। तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा कि निवेश के स्तर पर आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, निवेश के
स्तर पर। क्लियर। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। नियत प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन बी है अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन सी है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, ऑप्शन डी है समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? मिनिमम रिजर्व यानी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कौन सा सही होगा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्लियर। आगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय जब निकाली जाती है तो उसको किससे भाग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी कुशल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर सी देश के क्षेत्रफल से, और ऑप्शन नंबर डी है प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। तो किससे भाग किया जाता है दोस्तों? देख लीजिए, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है किसमें? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। राष्ट्रीय आय में भाग किससे किया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है, और निकल के क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। क्लियर। आगे देख लीजिए, आगे क्या दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर एक प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ऑप्शन सी है संघ की मंत्रिपरिषद, और ऑप्शन डी है संसद। ठीक है, तो इसका जो जवाब सही होगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के सदस्यों की सिफारिश पर जो उद्घोषणा की जाती है वो किसकी की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री मिलता है, और संघ की मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में सॉरी, और संसद की हम बात करें तो वो किस में है? आर्टिकल 79 में। क्लियर। आगे, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ये पूछा गया कि संविधान में जो आपातकाल बताए गए हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 पहला राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल जो वो किस में बताया गया? अनुच्छेद 352 में। दूसरा राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन किस में है? अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, और ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 360 में। तो कितने प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और वित्तीय आपातकाल। और पहला है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन है 356 में, और वित्तीय आपातकाल है दोस्तों अनुच्छेद 360 में। आगे देखिए आप लोग, आगे हमारा प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो देख लीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 108, कौन सा? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है,
और संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो देख लीजिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देख लीजिए राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है, और ये आप जरूर याद रखें, ये पेपर में पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसमें की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, दूसरा आपसे प्रधानमंत्री पूछता है तो प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 75, लोकसभा अध्यक्ष 93 और 63। ठीक है, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में क्या दे रखा है, भारत का उपराष्ट्रपति। आगे, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 है 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 43वां संविधान संशोधन। तो देख लीजिए 44वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया। क्लियर। आगे, ये पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टोकोफेरोल, नियासिन, सियानोकोबालमिन। ऑप्शन नंबर बी है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टैकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल और राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी है थाइमिन, कैरोटीन और बायोटीन। क्लियर। लेकिन आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है ये इसका वैज्ञानिक नाम है, लेकिन ये विटामिन है कौन सी, तो इस विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। टैकोफेरॉल विटामिन का नाम क्या है, तो देख लीजिए टैकोफेरॉल विटामिन का नाम क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा तो वो टैकोफेरॉल होगा, और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा तो वो क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आगे ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, रेशम का उत्पादन किससे होता है। ऑप्शन नंबर 1 रेशम कीट के अंडे से होता है क्या, ऑप्शन बी है रेशम कीट के प्यूपा से होता है क्या, ऑप्शन सी है रेशम कीट के लार्वा से, और ऑप्शन डी है स्वयं कीट से। तो देख लीजिए आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, रेशम कीट के लार्वा से किसका उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा अब ये रेशम जो पालन किया जाता है, यानी रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं वो किस पे पाले जाते हैं, तो रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। किस पे, शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, और ये शहतूत के पेड़ के पत्तों को ही खाते हैं, क्या करते हैं, ये शहतूत के पेड़ के पत्तों को क्या करते हैं, खाते हैं। आगे आगे देखिएगा, निम्नलिखित में नहीं सॉरी सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी खेल के क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो आपका सही जो जवाब होगा एकदम वो कौन सा होगा, साहित्य के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। कौन सा, सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर। आगे देखिए, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है।
किसी कंप्यूटर में या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हैकिंग, ऑप्शन नंबर बी चैटिंग, ऑप्शन नंबर सी स्पैम और ऑप्शन नंबर डी स्टिंग। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। ये कहलाएगा हैकिंग। हैकिंग ही तो कहलाता है। किसी के सिस्टम में आप अगर अनधिकृत रूप से घुसते हैं तो वो क्या कहलाता है? हैकिंग ही तो कहलाता है कि हैक कर लिया और उसका सारा डाटा क्या हो गया? चोरी हो गया। तो ये वही प्रश्न आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। आगे, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक पंतनगर में, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में और ऑप्शन नंबर डी आगरा में। तो ये चंद्रशेखर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों जो स्थित है वो कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी यानी ये कानपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यानी यह कानपुर में स्थित है। क्लियर? आगे देखिए, कल्प योजना, ये हमारे जो लास्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि कल्प योजना किससे संबंधित है। उसमें भी ये प्रश्न आया था कि कल्प योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा से और ऑप्शन नंबर डी प्राविधिक शिक्षा से। तो किससे संबंधित है ये देख लीजिए, ये है प्राकृतिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? सॉरी, प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से। क्लियर? आगे देखिएगा, नया प्रश्न आपके सामने एक और। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? नृत्य आपके सामने चार दे रखे हैं। यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने चरकुला, ऑप्शन बी है राई, ऑप्शन सी है कर्मा और ऑप्शन डी है धुरिया। ठीक है, तो कौन सा सही होगा देख लीजिए। राई सही होगा, क्योंकि राई जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, क्लियर? चरकुला, कर्मा और धुरिया ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। क्लियर? आगे, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर एक वर्ष 1977, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1967, ऑप्शन नंबर डी सी वर्ष 1969 और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1973। 77, 67, 69 और 73। देखिएगा ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं? आपके गलत हैं, क्योंकि लोकायुक्त का जो गठन किया गया वो कब किया गया? 1975, 1975 में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये ऑप्शंस गलत हैं। क्लियर? आगे, उत्तर प्रदेश में नियोजन कितने स्तरीय प्रणाली है? उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? ऑप्शन एक 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो देख लीजिए, सही जवाब होगा वो बी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है। नियोजन प्रणाली कैसी है? त्रिस्तरीय, यानी ग्राम स्तर पर, पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर, जिला परिषद। ठीक है, तो कितने स्तरीय है? ये त्रिस्तरीय है। क्लियर? आगे, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए साहस और समर्पण बिल्कुल की जाती है। साहस चाहिए और व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए पुलिस के लिए। दूसरा, सद्व्यवहार और सदाचार बिल्कुल सही है। तीसरा, ईमानदारी और निष्पक्षता बिल्कुल सही है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो एक पुलिस से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि पुलिस को कैसा होना चाहिए? पुलिस को साहसशील और समर्पित होना चाहिए। क्लियर? पुलिस को कैसा होना चाहिए? पुलिस का व्यवहार और आचरण यानी उसका कैसा होना चाहिए? आचरण सही होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए।
दूसरा ईमानदारी होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी का वो पक्ष न ले। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये तीनों के तीनों क्या हुए, सही हुए। तो कौन सा सही होगा, हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। आगे, निम्न में से सवार पुलिस सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं। यानी पुलिस सिपाहियों व अधिकारियों की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको निम्नलिखित में से क्या सिखाया जाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला सेरेमोनियल ड्रिल, दूसरा घुड़सवारी, तीसरा तलवार भाले का प्रयोग और चौथा ये सभी। तो पुलिस जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। सेरेमोनियल ड्रिल भी सिखाई जाती है, घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, तलवार भाले का प्रयोग भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके सामने आर्टिकल 42, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39, ऑप्शन सी है आर्टिकल 44 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 40। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, आर्टिकल 39। ठीक है, मातृत्व लाभ का जो वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद नंबर 39 में। क्लियर। दूसरा आर्टिकल 42, 44 और 40 समान कार्य के लिए समान वेतन। 42 में क्या बताया गया कि समान कार्य के लिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किस में मिलता है, आर्टिकल 42 में। दूसरा आर्टिकल 42 में क्या है, एक समान सिविल संहिता। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 44। तीसरा 40 में क्या दिया गया कि पंचायतों का गठन, क्या दिया गया, पंचायतों का गठन किस में दिया गया, आर्टिकल नंबर 40 में। क्लियर। तो ये यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी पोषण संबंध, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा प्रवाह और ऑप्शन नंबर डी अपघटक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों का पारस्परिक जो संबंध होता है वो क्या होता है, पोषण का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, पोषण का संबंध होता है। आगे, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ऑप्शन नंबर ए भंगुर पारितंत्र या मैग्रोव और नम भूमि। जैसे मैग्रोव भंगुर पारितंत्र क्या होते हैं, जैसे मैग्रोव वन सुना होगा ना आपने, मैग्रोव वन और नम भूमि यानी आर्द्र भूमि। दूसरा हिमालय में अगम्य आवास, तीसरा प्राकृतिक आवासों वनस्पति का विनाश तथा झूमखेती और चौथा है दोस्तों आरक्षित जीव मंडल बनाना। तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, देख लीजिए। इसका आंसर हमारा इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ये होगा सी। तो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा क्या है, प्रकृति में आवास बनाना, वनस्पति का विनाश किया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा तथा झूम खेती। जब झूम खेती की जाती है तो क्या की जाती है, वनों को काट के वहां पे खेती शुरू की जाती है, जिसे नाम दिया जाता है झूम खेती। जब तक वहां की भूमि उर्वर रहेगी तब तक खेती की जाएगी, जैसे ही भूमि की उर्वर क्षमता कम होती है उसे छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह वनों को काट के फिर वहां खेती की जाती है और इसे नाम दिया जाता है झूम खेती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे
रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी के बारे में पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। रेडियोधर्मी जो है ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ऐसा नहीं है। मृदा में विद्यमान खनिजों को रेडियोधर्मी पदार्थ असंतुलित नहीं करते हैं। तीसरा, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा क्या है, यह कैंसर पैदा करता है, ये सही है। रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1 और 4 सही है, और 1 और 4 हमारा कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? आगे, विश्व श्रमिक दिवस अभी निकल के गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लीजिए विश्व श्रमिक दिवस कब निकल के गया है, 1 मई को, और आज कितनी मई है? 3 मई। क्लियर? आगे, मेकिंग इंडिया अवेजम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी जीत पायल, ऑप्शन नंबर सी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, चेतन भगत इसके लेखक हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक कौन है? चेतन भगत। क्लियर? आगे, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया? ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2016 और ऑप्शन नंबर डी 1990। ठीक है, तो देख लीजिए इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1978। लेकिन 1946 में भी विमुद्रीकरण किया जा चुका था। डिमोनेटाइजेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, आगे, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा पूछी है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, क्या है, और उसकी मुद्रा कौन सी है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ढाका, राजधानी ढाका, मुद्रा युआन। बी ऑप्शन है राजधानी ढाका, मुद्रा रुपया। सी ऑप्शन है राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और डी ऑप्शन है राजधानी ढाका और मुद्रा रूबल। बिल्कुल ऑप्शन जो आपका सही होगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां की मुद्रा कौन सी है? टका। ठीक है, आगे 38वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है आपके सामने कमलकांत, ऑप्शन सी है आपके सामने चंद्रभान, और ऑप्शन डी है आपके सामने गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।